Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. Today we are going to start a new chapter which is called file handling in C. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि फ़ाइल हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको समझ आना ज़रूरी है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे लाइक स्ट्रीम, लाइक एंड ऑफ फाइल क्या होता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी। अच्छा, दिस चैप्टर वुड बी अ लिटिल डिफरेंट देन द वंस वी हैव डन बिफोर इन सी, क्योंकि अब तक हम जो डीलिंग कर रहे थे डेटा से वो सारी की सारी एक टेम्प्रेरी डेटा से हैंडलिंग कर रहे थे हम। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक क्या होता था, हम वेरिएबल्स क्रिएट करते थे एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जब भी फाइल एग्जीक्यूट होती है यानी जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हर दफ़ा वो इन दिस बिगिनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन वो वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी में टेम्परेरली क्रिएट होते हैं, वो स्पेस क्रिएट होती है और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है या स्कोप एंड होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन का, तो वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी जितना भी काम अभी तक हमने किया है दैट वाज फॉर द टेम्पररी डेटा, उसमें कभी भी हमने परमानेंट फाइल्स को या परमानेंट डेटा को हैंडल नहीं किया, ऐसा डेटा जो कि परमानेंटली कहीं सेव्ड है। जब हम सेव होने की बात करते हैं या हम कहते हैं कि डेटा कंप्यूटर में कहीं सेव है, तो वो कभी भी जो परमानेंट स्टोरेज होती है वो किसी भी रोम में यानी कि जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है उसमें नहीं होती, बल्कि वहाँ पे आपकी फाइल्स एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो डेटा स्टोर करती हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो परमानेंट फाइल्स हैं वो हमेशा परमानेंट मेमोरी में या आप किसी परमानेंट स्टोरेज पे, जैसे आपकी हार्ड डिस्क पे या आपकी जो परमानेंट स्टोरेज है, रोम है, उसमें स्टोर हुई हुई हैं, या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ ऐसी फाइल्स या कोई ऐसा डेटा शेयर्ड हो रहा है जो कि परमानेंट है। ठीक है, तो हमने अभी तक फाइल हैंडलिंग, और फाइल आपको ऑलरेडी पता है इट इज़ बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक फ़ाइल है। एंड फाइल इज़ बेसिकली अ परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि वो किसी न किसी हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर हुई होगी। एंड इन व्हाट फॉर्मेट डज इट स्टोर? इट स्टोर्स ऑलवेज इन द बाइनरी फॉर्मेट। जब भी हम कहते हैं कि हार्डवेयर पे कुछ डेटा स्टोर हुआ है तो वो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। हैव अ लुक एट दिस डायग्राम कि हम कह रहे हैं कि जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम बना होता है तो वो एटलीस्ट इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। यानी आप पुराने से पुराने कंप्यूटर्स जनरेशन्स की बात कर लें या मॉडर्न कंप्यूटर जनरेशन्स की बात कर लें, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल हैं या बेसिक हैं इनटू एनी कंप्यूटर सिस्टम। इन तीनों कंपोनेंट के मिलने से ही, इन तीनों के आपस के इंटरैक्शन से ही कंप्यूटर प्रॉपरली काम कर पाता है। ये 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई पेन्स हो सकती हैं, कोई इंटरफेसेस की कोई और टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास आईओ क्या होते हैं? मॉनिटर, हमारे पास कीबोर्ड है, ये सारी की सारी क्या हैं? स्कैन की कोई डिवाइस या स्कैनर, ये सारी की सारी डिवाइस क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें से जो इनपुट कर रही होती हैं दे आर इनपुट डिवाइसेस, जो कि कुछ आउटपुट परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे कि मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन के कुछ ना कुछ इंटरैक्शन से ही कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली काम करता है। मेमोरी की बात करें तो जितना भी आपका परमानेंट स्टोरेज होती है वो आपकी हार्ड ड्राइव या आपकी परमानेंट मेमोरी के ऊपर होती है। अभी हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे कि वो मेमोरी टेम्परेरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या किस तरह की मेमोरी है, हम परमानेंट मेमोरी की ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल। परमानेंट मेमोरी का मतलब ये कि जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शन फाइल स्टोर होनी है वो सारी की सारी मेमोरी में ही स्टोर होनी है। अगर आप बात करें मेमोरी में किस तरह की फ़ाइल स्टोर होती हैं, तो मेमोरी में या तो डेटा टाइप की फ़ाइल स्टोर होती हैं या फिर उसमें इंस्ट्रक्शन टाइप की फ़ाइल स्टोर होती हैं या प्रोग्राम टाइप की फ़ाइल स्टोर होती हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है कि आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप ऑन योर फ़ोन, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन मीन्स प्रोग्राम टाइप की फाइल है जो आपका फ़ोन जो है वो रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी कुछ मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है. Then whatever you are sending, as they are data in the form of text, whether they are in the form of files, whether they are in the form of images, ये सब का सब क्या है, डेटा जो कि अगेन आपकी परमानेंट स्टोरेज में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जिससे आप सेंड करेंगे या रिसीव करके उसे किसी परमानेंट स्टोरेज में सेव करवाएंगे, जो कि आपकी गैलरी की फॉर्म में आपको नज़र आता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज़ स्टोर होती है, एंड कंप्यूटर अगेन इज़ हार्डवेयर, यानी कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर्स. इसका मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर होना है वो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होना है, बिकॉज अगेन कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल डिवाइस. जब हम फाइल स्टोर करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि फ़ाइल डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होती है और इमेज जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होता है और जो सॉन्ग है वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होता है? ऐसा नहीं है. हाँ, उसकी फ़ाइल टाइप डिफरेंट होती है टू रिकग्नाइज, लेकिन जो इवेंचुअली हार्डवेयर या मेमोरी पे जो स्टोरेज है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होती है. इसका मतलब कि चाहे आपकी फ़ाइल टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में है, या वो कोई सॉन्ग है, चाहे वो कोई मूवी है, चाहे वो फॉर्म ऑफ डेटा है, वो हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगा ऑन द मेमोरी. So they are very compact, but they are very refreshing concepts from whatever we have done before in the earlier classes, in the earlier chapters. लेकिन ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. अब रिफ्रेशर से अगर हम आगे चलें, जैसे कि हमने बात की कि फ़ाइल का मतलब है कि द फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, राइट. यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स की जो कलेक्शन है उसको हम फाइल कहते हैं. इसका मतलब है कि फ़ाइल कहीं ना कहीं स्टोर होगी मेमोरी में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई फाइल जो है वो रिसीव हो रही हो. अभी तक हमने सी में जितनी भी डेटा हैंडलिंग की है वो सारी की सारी वाज लिमिटेड टू ईदर कीबोर्ड और माउस. यानी कि जितना भी डेटा हम ले रहे थे, या तो आप उस डेटा को, चाहे वो आप कहते थे कि कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या कोई इंटीजर टाइप का डेटा है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो कीबोर्ड है दैट वाज इनफ एंड माउस वाज इनफ टू गिव द इनपुट टू द प्रोग्राम. कहीं पे भी आपने फाइल को एक्सेस करके, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस के फाइल हैंडलिंग इन सी का मतलब क्या है. यानी अगर आपके पास कोई परमानेंट स्टोरेज है डिवाइस पे ऑफ द फाइल ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उसको लेके आपने उसके अंदर कुछ एडिट करना है, उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, तो वो आप सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से कर सकते हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू फाइल हैंडलिंग, हमें उससे पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो बेसिक सी के अंदर फाइल मैनिपुलेशन, और या हम कहते हैं डायरेक्ट फाइल इनपुट आउटपुट फाइल का कोई भी मेथड या उसको मैनिपुलेट करने का कोई मेथड मौजूद नहीं है. लेकिन सी लाइब्रेरी STDIO यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है, इट प्रोवाइड्स ऑन द अदर हैंड द standard input output library in the C language provides ample amount of functions and the tools that are necessary to handle files for the manipulation or file handling. जब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो उससे पहले दो तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रीम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हम इस लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम क्या है, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रीम की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एंड ऑफ लाइन मार्कर का क्या मतलब है और न्यू लाइन का क्या मतलब है, या जो फाइल के अंदर इन चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा. अच्छा, स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम इज़ बेसिकली द लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइल जो है वो किसी परमानेंट स्टोरेज में स्टोर्ड है और उससे डेटा जो है वो आना है फॉर द मैनिपुलेशन टू द प्रोसेसर, इसका मतलब है कि वो किसी डेटा स्ट्रीम की फॉर्म में आएगा, क्योंकि फाइल इज़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स और वट एवर डेटा दैट इज़ रिटन इनसाइड इट.
तो इसका मतलब है वो कलेक्शन ऑफ समथिंग है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स और एनीथिंग दैट इज सम्ड अप इनटू दोज फाइल्स। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर हम किसी एक टाइप के वेरिएबल को हैंडल कर रहे थे तो अब हम बहुत सारी टाइप्स के वेरिएबल्स को या तो हैंडल कर रहे हैं विच इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ डेटा, या फिर हम एक ही टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको हैंडल करेंगे बट अगेन दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने पहले कहा, स्ट्रीम मीन्स द लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल, यानी उस फाइल के अंदर डेटा किस तरह की स्ट्रीम में आ रहा है। अब अगर देखें आप इस डायग्राम में तो इसका मतलब है कि फ़ाइल से, यानी ये फ़ाइल चूँकि किसी परमानेंट स्टोरेज या हार्ड डिस्क पे ही स्टोर्ड है तो वहाँ से डेटा आपके पास आ रहा है फॉर द मैनिपुलेशन टू योर एप्लीकेशन और जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। अगर आप देखें तो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्ट्रीम जो है वो जनरेट हो रही है इन द डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो स्ट्रीम है उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक को हम कह रहे हैं टेक्स्ट स्ट्रीम और एक को हम कह रहे हैं बाइनरी स्ट्रीम। लेकिन अगर डायग्राम में देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्ट्रीम है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही है, यानी कि वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्मेट में ही आपके पास डेटा आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, क्योंकि हम पहले ही ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो स्टोरेज है, मेमोरी स्टोरेज जो हुई है दैट इज़ अगेन इन द बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि आपके पास किसी तरह का भी डेटा है वो हार्ड डिस्क पे या परमानेंट मेमोरी में किसी न किसी बाइनरी फॉर्मेट के थ्रू ही स्टोर हुआ है, चाहे वो डेटा किसी भी तरह का है। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी स्टोरेज में जो डेटा है वो पहले ही बाइनरी फॉर्मेट में है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रीम है और हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम है। अगेन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कहा लॉजिकल इंटरफेस है, तो इसका मतलब कि दो एप्लीकेशन और हार्ड डिस्क के दरमियान में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं या डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उसके ऊपर दो ही तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, रीड या राइट। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मेंशन हुआ हुआ है रीड या राइट ऑपरेशन। इसका मतलब ये कि जब हम बात करते हैं मेमोरी से डेटा किसी एप्लीकेशन की तरफ आ रहा है तो वो किसी स्ट्रीम के थ्रू आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रीम जो है वो एक पाइप के थ्रू आ रही है, तो दैट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन टू स्टोरेजेस, यानी कि दो तरह की चीज़ों के दरमियान में पानी का एक्सचेंज हो रहा है यूजिंग अ पाइप, ठीक है, विच इज़ कैरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम टू अनदर पोर्शन जहाँ पे हम उसको स्ट्रीम करवाना चाह रहे हैं या जहाँ पे हम उसको डिलीवर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रीम इज़ द डेटा स्ट्रीम बिटवीन द टू कंपोनेंट्स विच इज़ हार्ड ड्राइव एंड द एप्लीकेशन। अब देखें तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिट्स ही ट्रांसफ़र हो रही हैं या वंस एंड ज़ीरोज़ ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि अगेन जो डेटा स्टोर्ड है, चाहे वो फाइल है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो कुछ भी हो, दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इन द मेमोरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। अभी तक अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जो फाइल है वो स्टोर होती है इन द मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा डेटा सॉन्ग है, चाहे वो कुछ भी तरह का जो फाइल है, वो इवेंचुअली बाइनरी में ही फॉर्मेट होके स्टोर होगी इन द हार्ड ड्राइव और इन द परमानेंट मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि उस परमानेंट मेमोरी से या उस आईओ डिवाइस से, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, या तो डायरेक्टली आपके पास कोई डेटा आ रहा है या फिर आपके पास मेमोरी से कोई डेटा आ रहा है, वो आपकी एप्लीकेशन तक आने के लिए जो इंटरफेस है लॉजिकल, दैट इज़ स्ट्रीम, यानी कि आपके पास डेटा की कुछ स्ट्रीम जो है वो आ रही है। अब डेटा स्ट्रीम में हमने कहा कि टेक्स्ट स्ट्रीम भी है और हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम भी है। टेक्स्ट स्ट्रीम को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि इवेंचुअली जो स्ट्रीम है वो बाइनरी फॉर्मेट ही है। मैं यही बात काफ़ी देर से इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो है वो इसका बिल्टअप कर रही थी, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी दो डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि बाइनरी एक्सट्रीम की ही एक स्पेशल फॉर्म है टेक्स्ट स्ट्रीम, क्योंकि इवेंचुअली जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या डेटा की जो स्ट्रीम है वो बाइनरी ही है, बाइनरी फॉर्मेट में ही है, क्योंकि डेटा इवेंचुअली बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन फिर इस बात का क्या मतलब हुआ कि टेक्स्ट स्ट्रीम को अलग डिफ़ाइन किया जाए और बाइनरी स्ट्रीम को अलग डिफ़ाइन किया जाए। टेक्स्ट स्ट्रीम को डिफ़ाइन करने का ये मतलब हुआ कि किसी टेक्स्ट
या कैरेक्टर स्ट्रीम भी हम उसको कहते हैं, कि जो आपका डेटा है दैट विल बी रेड और दैट विल बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मिलाने से जो स्ट्रीम बन रही है दैट विल बी योर टेक्स्ट स्ट्रीम, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनका सीक्वेंस है। अब हम अगर सी में ऑलरेडी बात करें तो हमें पता है कि कैरेक्टर की जो डेटा टाइप है उसके लिए जो साइज एलोकेटेड होता है दैट इज़ अ बाइट साइज, राइट। मोस्टली लैंग्वेजेस में कैरेक्टर के लिए सिंगल बाइट डेटा ही एलोकेटेड होता है। हमें ये भी पता है कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, फॉर एग्जांपल आप मेरा नाम लिखा हुआ देखें मुबशरा अगर, तो उसका हर कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी। एनकोडेड सिस्टम में हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि आस्की कोड में, ठीक है, आस्की कोड्स हैं फॉर एवरी लेटर और एवरी कैरेक्टर। इसका मतलब है वो हर आस्की जो था, बेसिक आस्की का जो साइज़ है वो 7 बिट्स का होता था, विच मीन्स अ बाइट साइज इज़ इनफ फॉर दैट, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डेटा की जो इनकोडिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आस्की में ही हो, आपके पास दूसरी तरह के फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि UTF-16 है। तो डिफरेंट फाइल टाइप की बेसिस पे ये बात इस्टेब्लिश की जा सकती है कि जो कैरेक्टर का साइज़ है वो कितना होगा। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर का साइज़ 1 बाइट ही होगा, इसलिए हमें उसको इस बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक सी डेवलप हुई है सी में जो कैरेक्टर का साइज़ है दैट इज़ 1 बाइट। लेकिन अगर आप इसी के अकॉर्डिंग जो यूनिकोड की बात करें तो उसमें कैरेक्टर का साइज़ इज़ 2 बाइट। तो इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर रीड होगा इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स ऑफ द बाइनरी दैट इज़ बीन रिसीव थ्रू द स्ट्रीम। स्ट्रीम से आपको जितना डेटा रिसीव हो रहा है आप उसे कहेंगे कि अगर मैं इसे 8 बिट के चंक्स में डिवाइड कर लूँ तो हर एक बिट जो है वो एक कैरेक्टर है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे किस तरह से रीड होगा कि मेरे पास हर एक के दरमियान में कोई स्पेस है। मैं कहूँ कि मैंने हेलो और वर्ल्ड लिखा और उसके दरमियान में स्पेस है, तो स्पेस अगेन इज़ रेड एज अ कैरेक्टर, ठीक है ना। आपके पास कंट्रोल या नॉन कंट्रोल वाले जितनी भी कीज़ होती हैं ऑन योर कीबोर्ड, उनके बैक एंड पे कोई ना कोई आस्की कोड होता है। इवन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 फर्दर फंक्शंस, कैरेज रिटर्न एंड न्यू फीड। अगर आप एंटर को देखें तो एंटर के ऊपर इस तरह से 2 लाइंस होती हैं, एक लाइन और इसके साथ एरो, विच मीन्स कि एंटर जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि 2 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। एक तो आपकी जो आपका कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाता है और उसी के साथ स्टार्ट ऑफ द लाइन में भी चला जाता है, विच मीन्स कि कैरेज रिटर्न एंड न्यू फीड, राइट। तो इसका मतलब है 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं टू गिव यू एंटर, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका हर ऑपरेशन जो है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, विच मीन्स दैट आपका कैरेक्टर रीड होगा इन द टेक्स्ट फाइल और इन द टेक्स्ट स्ट्रीम। का मतलब है कि हर जो कैरेक्टर है इट विल बी रेड इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स, यानी कि हर 8 बिट्स जो हैं वो एक कैरेक्टर के तौर पे रीड किया जाएगा और उसका जो आस्की कोड है या उसका जो भी एनकोडिंग का मेथड है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू इट्स ओन कैरेक्टर। ये देखा जाएगा कि उस कैरेक्टर का मतलब क्या है। जब हम बाइनरी स्ट्रीम की बात करते हैं तो बाइनरी स्ट्रीम का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूसली डेटा आपके पास आ रहा है और वो बाइनरी फॉर्मेट में है। बाइनरी डेटा स्ट्रीम तो आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी आपके पास डिस्टिंक्शन नहीं है कि कितने डेटा टाइप का आपके पास डेटा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर कौन कौन सी तरह की डेटा टाइप्स मेंशन्ड हैं उसको आप कहेंगे। यानी कि किसी एक डेटा टाइप को हमने स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि क्या है कि जितनी डेटा टाइप्स होंगी उसकी बेसिस पे, जिस तरह से हम कहेंगे हमने किसी को इंटीजर डिफ़ाइन किया है, हमने कैरेक्टर डिफ़ाइन किया है या हमने फ्लोट डिफ़ाइन किया है, उसकी बेसिस पे ही जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी है वो हो जाएगी विद इन दिस स्ट्रीम। यानी कि एक कॉन्टीन्यूस अमाउंट ऑफ डेटा है, एक कॉन्टीन्यूस अमाउंट ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ है दैट इज़ कमिंग थ्रू बाइनरी स्ट्रीम्स, और उसके अंदर कोई भी 1-to-1 जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 तरह की जो स्ट्रीम्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन सी, राइट। उसके बाद जब हम स्ट्रीम की डिस्कशन हमने कर ली है, हम स्ट्रीम को इसीलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जो स्ट्रीम है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द फाइल विद एन ओपन फंक्शन, राइट। एक ओपन फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, स्ट्रीम को एसोसिएट करते हैं विद द फाइल और व्हाटएवर इज कमिंग थ्रू द डेटा, राइट।
जब भी स्ट्रीम को डिसएसोसिएट करना होता है फ्रॉम द फाइल, तो उसके लिए आप फाइल क्लोज का फंक्शन यूज़ करते हैं। हम आगे जाके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप चाह रहे हैं कि जो डेटा है वो एसोसिएटेड है विद द स्ट्रीम, दैट मीन्स के फंक्शन के थ्रू आप उस फाइल को रीड कर सकते हैं, उससे डेटा ले सकते, उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपेंड करवा सकते हैं। सिमिलरली जब आप चाह रहे हैं कि दैट इज़ नाउ डन, तो यू कैन क्लोज द फाइल अकॉर्डिंगली। अब जब हम बात करते हैं कि स्ट्रीम के डिस्कशन को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन को भी हमने डिस्कस किया है टू सम एक्सटेंट, कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद एंटर, तो वो न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न को मिक्स करके उसके थ्रू आपको दो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देता है। अब फाइल जब रीड होती है या फाइल इंटरनली सेव होती है तो कैसे पता चलता है? बिकॉज इट इज़ sequence of characters, it is combination of a lot of data। तो कैसे पता चलता है आपके सिस्टम को, या आप जहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं जब आपने उसको वापस फेच करना है या उसको गेट करना है, तो कैसे पता चलेगा कि न्यू लाइन है या यहाँ पे फाइल जो है वो एंड हो रही है? क्योंकि फाइल की एंड जो होता है एक फाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है कैरेक्टर्स का, लेकिन उसका कुछ एंडिंग पॉइंट जो है वो बताना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं एंड ऑफ फाइल मार्कर। यानी जब भी हम बात करें कोई चीज़ में आप स्ट्रीम के थ्रू कोई फ़ाइल जो है वो सेव करवा रहे हैं या आपने उस फाइल को ओपन किया है, तो हमेशा अगर वो फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी, फॉर एग्जांपल नोटपैड के साथ क्रिएट की गई थी, तो क्या होगा कि उसकी हर लाइन के एंड पे, यानी कि जब उसकी लाइन एंड हो रही है उसके एंड पे एक \n का जो कैरेक्टर है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है \n का मतलब होता है न्यू लाइन इन सी। इसी तरह जब वो फाइल एंड होगी तो उसके एंड पे एक मार्कर ऐड कर दिया जाता है जो कि खुद ब खुद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल मार्कर। EOF से उसको डिनोट किया जाता है। एंड ऑफ फाइल मार्कर जो है वो एट द एंड ऑफ द फाइल जो है वो ऐड हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल यहाँ पे कंप्लीटेड है, ये इस फाइल का कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। अगर देखें तो ये एक टेक्स्ट फाइल में सेव किया गया कंटेंट है, जिसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि आई लव पाकिस्तान, आई एम अ स्टूडेंट, एंड उसके साथ आगे नीचे 2 और लाइंस लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 लाइंस ऑफ टेक्स्ट जो है लिखी हुई हैं, जिसमें हर लाइन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। हर जो एक लेटर है वो एक कैरेक्टर है, हर स्पेस एक कैरेक्टर है। उसके एंड पे देखें, अगर यही फाइल सेव की जाए किसी भी नोटपैड के थ्रू, तो ये इस तरह के फॉर्मेट में सी में जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का एक फॉर्मेट होगा, यानी कि हर लाइन के एंड पे एक \n लगा हुआ है, विच मीन्स दैट इट tells us that there are distinctively 4 lines in this file। ठीक है, यानी हर लाइन के एंड पे एक \n जो है वो नज़र आ रहा है आपको। इसी के साथ अगर आप एंड पे देखें तो एक EOF का फंक्शन, यानी कि EOF का मार्कर अटैच्ड है, which is indicator of that this file is ended or the content of this file is ended। तो इसका मतलब है कि ये फाइल इंटरनली इस तरह से कंप्यूटर को नज़र आती है, ये कंप्यूटर उसको इस फॉर्म में, स्ट्रीम में इसको रीड करता है, तभी उसको पता चलता है कि कहाँ तक इस फाइल का जो है वो कंप्लीट हो गया है कंटेंट। So dear students, I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। From now onwards, whenever we'll talk about data, we'll talk about files जिनको हम मैनिपुलेट करेंगे in C, या देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो इन पे अप्लाई हो सकते हैं। ओपन और क्लोज फाइल का मतलब क्या है, उसको स्ट्रीम के साथ अटैच करना, एसोसिएट करने का क्या मतलब है। In coming lecture, we'll discuss a few more concepts related to that. Until then, Allah Hafiz।